गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर लॉडिंग गुड। आज 11 मार्च 2021 है, दिन है थर्सडे। दिन की शुरुआत करेंगे सिगमंड फ्रॉयड के कोट के साथ। वन इज़ वेरी क्रेजी व्हेन इन लव, राइट? व्हाट हैपन्स इन लव? एक व्यक्ति एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए बहुत ही फोकस्ड हो जाता है। जस्ट इमेजिन, अगर लव में जितना फोकस होता है उतना नहीं, लेकिन उसका लेट्स से 50% भी अगर हम हमारे काम के ऊपर, जो भी हमारा वर्क है या फिर स्टडीज़ हैं एक्सेट्रा, इसके ऊपर फोकस करें तो आई थिंक वी कैन अचीव क्रेजी रिजल्ट्स। मुझे बहुत बार स्टूडेंट्स ने पूछा है कि आर्टिकल्स को कैसे पढ़ें, एडिटोरियल्स, आर्टिकल्स एक्सेट्रा को कैसे पढ़ें। तो उसका बेस्ट अगर कोई आंसर हो सकता है तो दैट इज़ लव लेटर की तरह। लव लेटर एक व्यक्ति जो है वो बार बार पढ़ेगा। अभी तो वो ज़माना चला गया है बिकॉज पीपल आर नाउ चैटिंग ऑन व्हाट्सएप एंड थिंग्स, लेकिन समझने के लिए अगर मैं कहूँ तो लव लेटर जो है वो एक व्यक्ति बार बार पढ़ता है, अलग अलग एंगल से पढ़ता है। जस्ट इमेजिन इफ़ यू कैन रीड आर्टिकल्स इन दैट वे, उसी इंटेंसिटी से अगर आप पढ़ाई करें तो आई डोंट थिंक सो मीन्स कोई कंपटीशन होगी ही नहीं आपकी। यू विल बिकम अनबीटेबल। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले डियर फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स अवेलेबल हैं। स्टडी आईक्यू की बेस्ट फैकल्टीज़ ने मिलकर, भारत की बेस्ट फैकल्टीज़ ने मिलकर इस ये स्मार्ट कोर्स को डिज़ाइन किया है। सब्जेक्ट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। कोर्स के दूसरे इंटरेस्टिंग फीचर्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना है, डेमो वीडियोस देखने हैं, देन चेकआउट studyIQ.com, या फिर बेस्ट है कि डाउनलोड कर लीजिए मोबाइल ऐप हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर आपको सारे ये फीचर्स जो हैं वो मिल जाएंगे। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माय टेलीग्राम चैनल, यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। कल जो मैंने प्रश्न पूछे थे उनके आंसर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। और आज का पहला प्रश्न है कि H4 वीज़ा होल्डर कौन होता है? यूएसए जो है वो अपनी इमिग्रेशन सिस्टम में एक वीज़ा देता है, दैट इज़ H4 वीज़ा। तो ये किसको मिलता है? हरियाणा सरकार ने एक हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट ऑफ 2020 एक निकाला है, जिसमें अगर कोई 50,000 रुपये तक की जॉब है, उससे कम की जॉब है, तो स्टेट का जो रेजिडेंट है, हरियाणा का जो एक प्रकार से आप कह सकते हैं रेसिडेंट है, तो उसको एक रिजर्वेशन मिलेगा। तो कितना रिजर्वेशन है बताइए। फिर अभी एक पत्र लिखा गया था यूएसए के डिफेंस मिनिस्टर ने या फिर डिफेंस सेक्रेटरी ने एक पत्र लिखा था और अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट को ये पत्र लिखा था और बेसिकली ये बताया है कि एक एग्रीमेंट के तहत यूएसए जो है वो अफ़गानिस्तान से अपनी पूरी फोर्स जो है उसको 1 मई 2021 तक विड्रॉ कर लेगा। तो ये एग्रीमेंट कौन सा है? भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में काव्स मिल्क एनिमल और ड्राफ्ट एनिमल्स जो हैं इनको स्लॉटर करने की, इनका कत्ल करने के ऊपर एक प्रोहिबिशन है। तो ये आर्टिकल कौन सा है बताइए। डियर फ्रेंड्स, आज का पहला जो टॉपिक है, दिस वन इज़ अबाउट इंडियाज़ इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल सिक्योरिटी, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम समझ सकते हैं। आज जब मैं ये आर्टिकल पढ़ रहा था तो मुझे एपीजे कलाम सर की याद आ गई। कलाम साहब की अगर आपने किताबें पढ़ी हैं तो विंग्स ऑफ फायर में आई एम नॉट श्योर उन्होंने कहा है या नहीं, लेकिन विजन 2020 ऐसी कुछ किताब है, एक लंबे टाइम पहले मैंने पढ़ी थी। किताब का नाम मैं भूल गया, इट्स विजन 2020 इंडिया 2020 ऐसा कुछ है। वो टाइटल आप सर्च कर लीजिएगा। उस किताब में जो बात बताई है हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट साहब एपीजे कलाम साहब ने, वो ये है कि सिक्योरिटी एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना कुछ नहीं हो सकता। राइट? आपके देश में बेस्ट टैलेंट है, क्रिकेट का बेस्ट टैलेंट है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान एक बहुत ही टैलेंटेड देश है। पाकिस्तान के लोग काफ़ी टैलेंटेड होते हैं, जनरली स्पीकिंग। आई एम नॉट सेइंग कि एवरीवन इज़ टैलेंटेड इन पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान की ये बात तो हमें माननी पड़ेगी कि एक बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं वहाँ के। क्रिकेट देख लीजिए, लेकिन क्या वहाँ पर कोई क्रिकेट खेलने के लिए जाता है? द आंसर इज़ नो। वाई? द रीज़न इज़
सिक्योरिटी नहीं है। अफ़गानिस्तान भी एक बहुत ही खूबसूरत देश है, लेकिन सिक्योरिटी का इश्यू होने की वजह से वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। हमारे देश के भी बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, छत्तीसगढ़ हैं, उड़ीसा के कुछ पार्ट्स हैं, एक्सेट्रा। ये सारे वो रेड जोन में आते हैं, रेड बेल्ट व्हाट इज नक्सल जोन में आते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर इंडस्ट्रीज़, सर्विस सेक्टर, टूरिज़्म, ये सारी चीज़ें इतनी अच्छी नहीं हो रही हैं। सिक्योरिटी आप दूसरे देशों को देख लीजिए, दुनिया के बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, कैन गो ऑन एंड ऑन। तो अगर आपकी सोसाइटी, अगर आपका देश सिक्योर नहीं है तो आपकी बिल्डिंग्स, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका ह्यूमन रिसोर्स, आपके नेचुरल रिसोर्सेज जो भी हैं, ये किसी काम के नहीं रहेंगे इफ़ सिक्योरिटी इज़ नॉट देयर। आप तरक्की नहीं कर सकते इफ़ सिक्योरिटी इज़ नॉट देयर। तो सिक्योरिटी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। लेकिन क्या हमारे देश में या फिर हमारी सरकार जो हैं, ये सिक्योरिटी को इतना ज़्यादा सीरियसली ले रही हैं? दैट इज़ द क्वेश्चन। अब चाइना के साथ जिस प्रकार से हमने डील किया है, वी कैन से यस ऑफ कोर्स, भारत की डिफेंस या फिर भारत की जो सरकार है और हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को हैंडल किया। यस, आई एग्री विथ इट, आई टोटली एग्री विथ इट। लेकिन हमारी इंटरनल सिक्योरिटी की अलग अलग एजेंसीज या फोर्सेस की बात करें, जैसे कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF, इसकी स्ट्रेंथ है 3.5 लाख सोल्जर्स हैं इसमें। 3.5 लाख लोग इस फोर्स के सदस्य हैं। लेकिन 28 फरवरी 2021 को डॉक्टर AP महेश्वरी रिटायर हुए और तब से CRPF जो हैं ये हेडलेस हैं। इसका कोई हेड नहीं है। एक स्पेशल डायरेक्टर जनरल है कुलदीप सिंह, ये फिलहाल इसका चार्ज जो है वो संभाल रहे हैं। एंड ही इज़ ऑल्सो वेटिंग के नेक्स्ट कोई एक रेगुलर ऑफिसर आ जाए और सारी जो इसकी भागडोल हैं वो उनके हाथों में ये दे दें। फिर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI में राकेश शुक्ला साहब जो हैं वो रिटायर हुए 3 फरवरी को, राइट ऑन द कंप्लीशन ऑफ हिज 2 ईयर्स टर्म। 2 साल की उनकी जो टेन्योर थी वो ख़त्म हो गई। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इट इज़ 11 मार्च, 1 महीने से भी ज़्यादा वक्त हो चुका है। CBI का भी कोई हेड नहीं है। कॉमन कॉज नाम का एक NGO है, इसने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटिशन फाइल की है और ये कहा है कि CBI के डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए जो एक हाई पावर्ड सिलेक्शन कमेटी है, जिसके मेंबर्स हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ अपोजिशन, इनको मिलकर जल्द से जल्द CBI के एक डायरेक्टर को अपॉइंट करना चाहिए। फिर राकेश अस्थाना साहब हैं, सूरत के कमिश्नर रह चुके हैं और बीच में आई थिंक 1-2 साल पहले विवादों में भी थे। आई थिंक 2 साल पहले, एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, बट CBI के का जो एक इश्यू हुआ था यही डायरेक्टर को लेकर, तो उसमें उनका नाम भी आया था। ये एनीवे द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि राकेश अस्थाना साहब जो हैं ये डायरेक्टर जनरल हैं BSF के, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के। BSF जो हैं ये देश की CRPF के बाद सेकंड लार्जेस्ट फोर्स हैं, राइट। BSF जो हैं ये सिक्योरिटी का काम, इंटरनल सिक्योरिटी के साथ साथ एक्सटर्नल सिक्योरिटी, पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में जो फ्रंट लाइन के ऊपर BSF हैं, दूसरे क्षेत्रों में भी BSF को रखा गया है। तो राकेश अस्थाना डायरेक्टर जनरल हैं BSF के, और इसी के साथ साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के NCB, जो काफ़ी चर्चा में है। अभी कुछ दिनों पहले सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है उसकी एक चार्जशीट फाइल की थी, तब NCB जो है वो न्यूज़ में था। तो NCB के हेड जो हैं वो भी राकेश अस्थाना है। कैन यू बिलीव, एक व्यक्ति के ऊपर 2 बड़े इंस्टीट्यूशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो क्या इस प्रकार से चीज़ों को हैंडल किया जा सकता है? देन कम्स नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, NSG, हमारे ब्लैक कैट कमांडोज। जो 26/11 मुंबई टेरर अटैक हुआ तब NSG के कमांडोज ने ही सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट किया था, दुश्मनों को ढेर किया था। तो ये जो NSG हैं पिछले 6 महीनों से डायरेक्टर जनरल, यहाँ के NSG के कोई डायरेक्टर जनरल नहीं है।
ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हमारे देश का एकमात्र पुलिस और इन फोर्सेस के साथ डील करने वाली एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। तो दिस ऑर्गेनाइजेशन, दिस BPRND, ये भी डायरेक्टर जनरल के बिना फंक्शन कर रही है। कैन यू बिलीव इट? इस प्रकार से हम हमारी एजेंसीज को चला रहे हैं। दूसरी तरफ ये जो कोई व्यक्तियों को अपॉइंट किया जाता है तो इसमें बहुत वक्त लग जाता है, और जब वो टॉप पोस्ट पर पहुंचते भी हैं, कौन व्यक्ति किया कोई नया IPS ऑफिसर यहाँ पर डायरेक्टली अपॉइंट किया जाएगा? तो आंसर इज़ नो। ऑफकोर्स एक ऐसा व्यक्ति जिनके पास, जैसे राकेश अस्थाना के बारे में मैंने कहा, तो कमिश्नर जब कोई व्यक्ति बनता है, कोई IPS ऑफिसर जब कमिश्नर बनता है तो उसकी एज लगभग 50 के आसपास या उससे ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद अगर वो किसी संस्था के, इस प्रकार की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके हेड बनाए जाते हैं, तो उसमें भी नियरली रिटायरमेंट के 2 साल बचते हैं या फिर 2.5 साल है, उस टाइम पर उनको अपॉइंट। लेकिन अगर आप टाइम पर अपॉइंट नहीं करेंगे तो होगा ये कि एक व्यक्ति रिटायर होने वाला है, 6 महीने बाकी हैं, और आपने उनको CBI या फिर BSF एक्सेट्रा का हेड भी बना लिया, तो वो 6 महीनों के अंदर कुछ नहीं कर पाएगा। इतनी शॉर्ट टेन्योर में क्या बदलाव कोई लेकर आएगा? Though they play a pivotal role in maintaining internal security, there does not seem to be much seriousness in posting the right kind of officers with not only the required skills and experience but also at the right time. तो सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। दिस इज़ अ वेरी सीरियस थिंग। सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है मैंने अभी आपको बताया, तो इसको लेकर सरकार को थोड़ा सीरियसली सोचना चाहिए, और जल्द से जल्द इन ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनके नेक्स्ट हेड्स को अपॉइंट करना चाहिए, और एक नई कंडीशन भी बना लेनी चाहिए कि कोई एक व्यक्ति रिटायर हो रहा है तो उसके 3 महीने पहले, 3 months इन एडवांस, जो कोई भी नेक्स्ट व्यक्ति है उनकी अपॉइंटमेंट हो जानी चाहिए, ताकि एक व्यक्ति रिटायर हो जब अपनी टेन्योर में, तो दूसरा व्यक्ति ऑलरेडी हमारे पास पाइपलाइन में हो। नो टू गेट ऑस, टाइम्स ऑफ इंडिया का एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। अब सुप्रीम कोर्ट जो है एक 1992 का इंदिरा स्वैनी केस है, और ये जो केस है, ये इस केस ने बेसिकली जो रिजर्वेशन है उसको 50% की एक कैप लगाई कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता। ओके, गिव यू एग्जांपल, 100 वैकेंसीज हैं तो 100 में से 50 वैकेंसीज के ऊपर रिजर्वेशन, बाकी की वैकेंसीज के ऊपर रिजर्वेशन नहीं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। ओके, तो OBC, SCs, STs एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो है टोटल उनका 50% जितना रिजर्वेशन मिल सकता है। अब रिजर्वेशन के बारे में कई सारे लोगों की एक नेगेटिव एक राय होती है कि रिजर्वेशन जो हैं वो ये हैं वो हैं। द थिंग इज, सी, रिजर्वेशन इज़ नॉट ए परफेक्ट सिस्टम, राइट? ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि रिजर्वेशन जो है वो बेस्ट सिस्टम, नो, इट्स नॉट परफेक्ट। लेकिन इसके अलावा हमारे पास फ़िलहाल, या फिर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम डिज़ाइन कर रहे थे उस टाइम पर, हमारे पास इससे बेटर कोई ऑप्शन भी नहीं था। जो हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस हैं, इन सारी चीज़ों को हटाने के लिए रिजर्वेशन प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब अलग अलग लोग, अलग अलग कास्ट्स जो हैं वो रिजर्वेशन की डिमांड कर रही हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है? डू यू नो दैट? आप किसी को पूछिएगा, किसी पॉलिटिशियन को मिले तो आस्क देम व्हाई पीपल आर सीकिंग रिजर्वेशन, क्यों हर एक कास्ट को रिजर्वेशन चाहिए? उसके पीछे रीज़न ये है कि हमारे देश में जो जॉब्स अवेलेबल हैं, टोटल जॉब्स जो अवेलेबल हैं, उसमें से सिर्फ 7% ही फॉर्मल जॉब्स हैं, और ये 7% में सारी की सारी गवर्नमेंट की जॉब्स इंक्लूड हो जाती हैं। तो हर किसी को एक सरकारी नौकरी या फिर सरकारी नौकरी की एक डिमांड है। शादी करने के लिए जाते हैं तब भी देखा जाता है कि लड़का, ख़ास करके हमारे ही सोसाइटी में ये देखते हैं कि लड़के के पास एक सरकारी नौकरी है, राइट? तो दैट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर थिंग। दिस आर ग्राउंड रियलिटीज़। ये सारी चीज़ें आप जानते ही होंगे, ऑफ कोर्स, आप इतने तो मैच्योर हैं ही, और सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो आई एम श्योर आपके पास ये सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस भी होगा, आपने सुना होगा, महसूस किया होगा, ऑब्ज़र्व किया होगा ये सारी बातों को। तो अब सुप्रीम कोर्ट जो हैं वो इस चीज़ को देखने वाली है कि क्या ये 50% कैप जो हैं उसको इंक्रीज़ किया जा सकता है या नहीं।
That is the thing that Supreme Court is going to look. The Supreme Court proceedings are also witnessing a challenge on grounds of federalism against Article 342A introduced by the 102nd Constitution Amendment Act of 2018, which requires presidential या फिर सेंटर्स असेंट फॉर स्टेट्स नोटिफाइंग चेंजेस टू ओबीसी कैटेगरीज. अगर कोई राज्य ओबीसी कैटेगरी में चेंजेस करते हैं तो उनको प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रीन सिग्नल लेना पड़ेगा. और ये आर्टिकल 242A में लिखा गया है. 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये चीज़ इम्प्लीमेंट हुई है या फिर ये एक लॉ बनाया है. लेकिन क्या इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है? द थिंग इज़ नो. बहुत सारे राज्य जो हैं उसमें बहुत सारी कास्ट जो हैं ये सारी चीज़ों की डिमांड करती है, और इसके पीछे मेन रीज़न यही है जो मैंने बताया कि अपने बच्चों के लिए उनको चाहिए एक फॉर्मल जॉब्स. तो ये एक दूसरी बात भी ये है कि फॉर्मल जॉब्स अगर लोगों को चाहिए तो सिर्फ सरकारी नौकरी, फॉर्मल सेक्टर का जो एक ज़्यादातर पोर्शन या फिर सरकारी नौकरी, ज़्यादा लगभग सभी सरकारी नौकरी जो है उसको आप एक फॉर्मल जॉब की कैटेगरी में रख सकते हैं. तो इसका मतलब ये है कि अभी बहुत सारा लगभग 93% जितना क्षेत्र ऐसा है जॉब का जिसको हम फॉर्मलाइज कर सकते हैं. अगर आपको एक फॉर्मल जॉब अच्छी मिलती हैं और आपके अंदर स्किल्स हैं, ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें, आपका इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एंड ये सारी चीज़ें अगर फैसिलिटीज़ मिलने लगें तो धीरे धीरे सरकारी नौकरियों के प्रति जो एक चार्म है वो भी धीरे धीरे लोगों का कम हो जाएगा. यू नो, ये एक रियलिटी है. शायद आज आप आई एम नॉट श्योर समझ पाएँ, क्योंकि आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कई बार हम एक तरफी सोचते हैं कि नहीं गवर्नमेंट जॉब्स आर द बेस्ट, और सोसाइटी में भी ये हैं कि भाई सरकारी नौकरी, अच्छी पोस्ट. आज भी हर कोई जब कोई आईएएस बन जाए या फिर कोई बैंक का ऑफिसर बन जाए देन वी टेक प्राइड इन इट कि मैंने ये अचीव किया. ये और इसमें गलत बात भी नहीं है. इट्स कंपटीशन से आप वहाँ तक पहुँचे हैं, कंपटीशन को पार करके वहाँ तक पहुँचे हैं. लेकिन कहीं ना कहीं तो ये मानना पड़ेगा कि जो बड़ी पोस्ट है उसके पीछे लोग हमारे देश में ये क्रेज़ हैं. दुनिया के दूसरे देशों में जाएं तो सिविल सर्विसेज, वहाँ के पुलिस कमिश्नर जो हैं उनकी भी इतनी कोई ख़ास वो रिस्पेक्ट है, आई एम नॉट सेइंग, लेकिन हमारे यहाँ पर जो एक बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, लोग बात करने से भी डरते हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी. दे टेक इट लाइक इट्स अ सॉर्ट ऑफ जॉब, क्योंकि उन देशों में प्राइवेट कंपनीज़ की जो जॉब हैं वो सरकारी नौकरी या फिर प्राइवेट कंपनी, हर किसी जॉब, कोई भी जॉब में आपको डिपेंडिंग ऑन किस रोल पर हैं, लेकिन आपको पर्क्स एंड पैकेजेस इस प्रकार के मिलते रहेंगे. अगर नौकरी में नहीं मिल रहे हैं तो सरकार आपको मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन की फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही हैं. तो इसका मतलब ये भी है कि अगर गवर्नमेंट एजुकेशन, हेल्थ, दूसरी जो सिविल सर्विसेज हैं यानी कि सिविक सर्विसेज, आपको कार्ड कोई निकालना है, गवर्नमेंट का इंश्योरेंस, व्हाटएवर, जो भी इतनी सर्विसेज जो हैं, ये सारी चीज़ें अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड करें तो भी धीरे धीरे ये प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं, इज़न्ट इट? वरना तो फिर यही होगा कि इसको रिजर्वेशन मिल रहा है तो ये मुझसे आगे निकल गया. मुझे रिजर्वेशन इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि मैं इस पर्टिकुलर कास्ट से हूँ, ये सारी चीज़ें जो हैं वो चलती रह गई, इसका कोई अंत ही नहीं है. एक कॉमेडी बात भी कहें आप, इसको कॉमेडी कहें या फिर आप इसको कहें कि ये दुखद बात है, लेकिन कई जगहों पर ऐसा भी है, आज भी हमारे देश में कई जगहों पर ऐसा है कि कास्ट के नाम पर अगर वोट नहीं देना है तो किस आधार पर वोट दे. ऐसी सिचुएशन है कि कई जगहों पर ऐसा है कि कास्ट के आधार पर मीन्स जो कैंडिडेट हैं उनकी कास्ट को देखकर वोट दिए जाते हैं, राइट. और अगर आप जस्ट कास्ट सिस्टम हटा दें तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे. तो यार, तो वोट हम कैसे देंगे, कैसे हम देखेंगे कि कौन व्यक्ति अच्छा है या बुरा? तो ये सारी चीज़ें हैं. थिंक अबाउट इट. इसमें मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता, आप ही इसके बारे में सोचिए. आप और मैं, हम सब इस सोसाइटी के पार्ट हैं. बैक टू नेचर, ये एक इंटरेस्टिंग और दुखद दोनों चीज़ें हैं. इट्स अ मिक्स थिंग. अच्छी बात यह है कि हमारे देश में पहला ऐसा फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि देश का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर किस राज्य में इनॉग्रेट किया गया है, तो दैट इज़ उत्तराखंड. कलिका इन रानीखेत,
कलिका जो है वहाँ पर, रानीखेत में जो कलिका है जो उत्तराखंड में है, तो वहाँ पर भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर, ये उत्तराखंड के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की। और इसमें स्टडी की भी कोई आवश्यकता नहीं है, आप 2 दिन नेचर के पास रहिए, यू विल फील मच बेटर, राइट, यू विल फील मच बेटर। तो लोगों की हेल्थ और वेलबींग के लिए एक नया सेंटर खोला गया है कि लोग जो हैं वहाँ पर जाएंगे और कुछ टाइम स्पेंड करेंगे इसके नेचर के साथ, और अपने आप को मीन्स वो हील कर पाएंगे, दे विल फील बिट बेटर। एक इंटरेस्टिंग चीज़, राइट, जो लोग जंगल में रहते हैं, फॉर एग्जांपल जो आदिवासी लोग हैं, तो आदिवासी के प्रति ही कुछ लोगों का ये मानना है कि वो बहुत ही बैकवर्ड हैं, वो बहुत ही बैकवर्ड हैं, हम एजुकेटेड हैं, हमने ये पढ़ाई की वो की, वी हैव कार्स, वी हैव बिग बंगलोज, एयर कंडीशन है, ये हैं वो हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। लेकिन जब बीमार होते हैं तब हमें नेचर याद आता है, तब हमें लगता है कि नहीं यार, वो गांव में रहने वाला व्यक्ति जो है उसकी लाइफ अच्छी है, वो हार्ड वर्क करता है, उसको रात को सोने के लिए यूट्यूब नहीं देखना पड़ता है, उसको सोने के लिए नींद की गोली नहीं लेनी पड़ती है, राइट, वो बेड पर जाएगा, ही और शी विल स्लीप, दैट्स इट, क्योंकि वर्क किया है, फिजिकल वर्क किया है। तो बहुत सारे इश्यूज जो हैं इसकी वजह से भी होते हैं, पीपल आर नॉट डूइंग इनफ फिजिकल एक्टिविटीज़। तो ये जो सेंटर है इसमें ट्री हगिंग, मेडिटेशन, स्काई गेजिंग, ये सारी चीज़ें करवाई जाएगी, जो एक बहुत ही नेचुरल चीज़ हैं। लेकिन भागदौड़ वाली ज़िंदगी में हम ये सारी चीज़ें भूल गए, हमने हमारी सेंसेस को रिलैक्स करना हम भूल गए हैं, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एक बहुत ही कॉमन चीज़ है। ये फ्यूचर में जितना बड़ा ये पेंडेमिक कोविड-19 ने जितने लोगों को अफेक्ट नहीं किया है, अगर आप कुछ स्टडीज़ को देखेंगे देन यू विल बी शॉक्ड टू नो कि पेंडेमिक से भी ज़्यादा लोग ब्लड प्रेशर, और ये कोविड से भी ज़्यादा लोग ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, इन सारी चीज़ों से जूझ रहे हैं। इसके अलावा स्ट्रेस और डिप्रेशन जो है वो एक बहुत ही पेंडेमिक से भी ज़्यादा फैलने वाला एक डिजीज़ बन चुका है। और ये सारी चीज़ों को रोकने के लिए वी हैव टू केयर फॉर मदर नेचर, दिस शुड बी पार्ट ऑफ आवर लाइफ। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो जानने लगे। आप सोच रहे होंगे कि मैं बड़े बड़े यहाँ पर भाषण दे रहा हूँ, तो व्हाट डू आई डू, मैं वक्त निकालता हूँ, डेफिनेटली निकालता हूँ वक्त, एंड आई डू गो आउट। मैं जहाँ पर रहता हूँ तो यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है, और यूनिवर्सिटी का जो एरिया है तो वो पूरा एक वहाँ से फिर ख़त्म, यू हैव लाइक नेचर ही है सिर्फ वहाँ पर। आई गो आउट देयर फॉर रनिंग, समटाइम्स आई गो देयर फॉर वॉकिंग, कई बार दौड़ लेता हूँ, कई बार वॉकिंग कर लिया, कई बार जंप रोप्स कर लिए, ये सारी चीज़ें। आई डू समथिंग एंड समथिंग ओवर देयर, बट आई डू गो देयर, और मुझे बहुत ही रिफ्रेशिंग फील होता है व्हेन एवर आई गो देयर। क्रिएटिविटी भी वहाँ से ही मुझे लगता है निकलती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना यह है क्लोज टू 1 बिलियन पीपल आर लिविंग विथ मेंटल डिसऑर्डर। क्या 1 बिलियन लोगों को कोविड-19 हुआ है? नहीं, लेकिन 1 बिलियन लोग मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं। इस दुनिया में हर 40 सेकंड्स में एक व्यक्ति सुसाइड कर रहा है। सुसाइड इज़ अ प्योरली मेंटल थिंग, इजंट इट? तो कोविड-19 से हमने क्या लेसन सीखा? हमने कई बार डिस्कशन की है कि नेचर जो है उसको हमें नर्चर करना पड़ेगा, नेचर की रक्षा करनी पड़ेगी। और आज के ज़माने में सिर्फ फिज़िकल नहीं, मेंटल और इमोशनल हेल्थ जो है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। WHO का ये और एक इंटरेस्टिंग एस्टिमेशन है कि 7.5% इंडियंस जो हैं, हमारे देश की 7.5% पॉपुलेशन मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रही है। 56 मिलियन लोग हमारे देश में डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, 38 मिलियन एंग्जाइटी डिसऑर्डर, और ये आंकड़े ऐसे हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। इससे कई गुना ज़्यादा लोग होंगे जिनको खुद को नहीं पता कि दे आर इन डिप्रेशन। आज का लास्ट आर्टिकल जो है, इट इज़ वाई यूके एंड जापान हैव रिन्यूड देयर रिलेशनशिप। ये बाइडन साहब के आने से ज़्यादातर बातें बाइडन साहब और चाइना के बारे में बातचीत हो रही ग्लोबल लेवल के ऊपर, फिर मिडल ईस्ट में जो सिचुएशन चल रही है उसके बारे में बात हो रही है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये चीज़ें जो ज़्यादातर जिसके बारे में लिखा जाता है उसको हम सबसे इम्पोर्टेंट मानते हैं, लेकिन एक दूसरी तरफ बहुत ही साइलेंटली
यूके और जापान के बीच में रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी इम्प्रूव हो रहे हैं। 3 फरवरी को दोनों देशों के बीच में 4th फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई, 2+2 ये मीटिंग हुई। और वहाँ के जो यूके के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि डोमिनिक राब ने कहा कि जापान इज़ अ की सिक्योरिटी पार्टनर ऑफ द यूके एंड एन एंड्योरिंग फ्रेंड, एक बहुत ही मित्र देश है, अच्छा मित्र देश है और सिक्योरिटी पार्टनर हैं यूके का, एंड दैट इज़ जापान। यूके जो है ये G7 का प्रेसिडेंट है दिस ईयर, और इसी साल UN क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो COP26 यूके में होने वाली है, तो यूके इसका भी हेड है। तो इसमें जापान एक बहुत ही, जापान के लिए खास जगह यूके ने रखी है। इंडो पैसिफिक की बात करें तो दोनों देशों के बीच में मैरीटाइम सिक्योरिटी एग्रीमेंट है, और रॉयल नेवी और जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्सेस ने एक मैरीटाइम डोमिनेंस अवेयरनेस को प्रमोट किया है। इसके अलावा USA के बाद ब्रिटिश आर्मी ने जापान की फोर्सेस के साथ जापानीज सॉइल में, जापान की भूमि पर एक एक्सरसाइज भी की, और इनके रिलेशन भी काफ़ी हिस्टोरिक हैं। 2016 में, 2015 से इसकी शुरुआत हुई ये 2+2 की। 2016 में जब सेकंड राउंड हुआ तब इंडो पैसिफिक के बारे में बात नहीं हुई, लेकिन 2017 में इंडो पैसिफिक के बारे में बात हुई। फिर 2018 में डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली चाइना के बारे में बात करते हुए फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के बारे में बात की। फिर अभी तक यूके जो है वो इस ब्रेग्जिट के इश्यू के साथ फंसा हुआ था, लेकिन ब्रेग्जिट और ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, तो अब यूके जो है वो दुनिया के अलग अलग देशों के साथ अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाहता है, जिसमें इंडिया है, जापान है, और इंडो पैसिफिक रीजन में भी अब यूके इंटरेस्टेड हैं। यूके जो World War I, World War II के टाइम पर यूके जो एक ब्रिटिश एम्पायर था वो तो नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये ब्रिटेन को कहा जाता है कि ये एक बूढ़ा शेर है, इट्स लाइक एन ओल्ड लायन, लेकिन at the end of the day it is a lion, isn't it? तो ये शेर ही है, भले ही बूढ़ा हो गया है, इतना ताकतवर नहीं है जितना वो था, लेकिन अगेन इट इज़ अ डेवलप्ड नेशन, इनके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स, और इनके पास भी व्हाट वी से UN सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर हैं, सो मेनी अदर थिंग्स। फिर उनकी सबसे बेस्ट अगर कोई शिप है HMS क्वीन एलिजाबेथ, तो ये लार्जेस्ट वॉरशिप है, और कैरियर स्ट्राइक ग्रुप जो है वो ईस्ट एशिया यानी कि जापान पर गया, और वहाँ पर ये फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक को क्लियरली प्रमोट कर रही है, ये चीज़ हमें नज़र आ रही है इससे। इसके अलावा एक कोमोडोर मैथ्यू C पेरी थे 1854 में जापान के साथ एक कॉमर्शियल ट्रीटी साइन हुई, जापान और USA, और ये उसके बाद मीन्स ये ब्रिटेन भी इसमें इन्वॉल्व था, और फिर ब्रिटेन जो है वो जापान को वॉर शिप्स प्रोवाइड करने लगा। फ्रांस भी प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन फिर भी जापानीज़ जो लोग हैं वो ब्रिटेन की वॉर शिप्स को परचेज़ करते थे, और इसी वजह से एक युद्ध भी हुआ था रशिया और जापान के बीच में, एंड इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग वॉर, बैटल ऑफ तुशशीमा। और ये जो बैटल ऑफ सुशीमा है, नॉट तुशिमा, सुशीमा, तो सुशीमा की वॉर जो है, तो उसमें 1905 में पहली बार ऐसा हुआ कि एक एशियन देश जो है वो यूरोपियन नेशन के सामने जीत गया। इससे पहले अफ्रीकन एक देश था, मैं नाम भूल गया उसका, मैंने एक किताब में पढ़ा था। अफ्रीकन एक देश ने 1899 या समथिंग उसमें इटली को हराया था अफ्रीका में, तो दैट वाज अ बिग थिंग। उससे काफ़ी इंस्पिरेशन मिला फ्रीडम फाइटर्स को, और ये माना जाता था कि यूरोपियन लोग जो हैं वो हमसे सुपीरियर हैं, ऐसा उस टाइम पर, आज से 200 साल पहले, आप सोचे 100-150 साल पहले की बात है, तो उस टाइम पर ये लोग मानते थे ऐसा है। लेकिन फिर जब जापान ने रशिया को हराया तो इट वाज अ बिग थिंग। उसके बाद हमारे देश में भी काफ़ी बहुत सारे यहाँ पर पार्टीज़ और बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए कि नहीं, एशियन भी यूरोपियंस को हरा सकते हैं। तो ये बैटल जो है वो जीत पाया। इसमें ब्रिटिश ने जो ट्रेनिंग दी थी और उनकी जो शिप्स हैं उन्होंने काफ़ी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। तो हिस्टोरिकल रिलेशनशिप भी है इन दोनों देशों के बीच में। इसी के साथ यूके ने जापान को ये 5 आइज़ जो इंटेलिजेंस अलायंस है, जिसमें USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा है, तो इन देशों का जो 5 आई हैं तो इसमें शामिल होने का एक इन्विटेशन दिया है। और ये इन्विटेशन से मेरी समझ ये कह रही है कि वो वक्त भी दूर नहीं है जब क्वाड्रिलेटरल जो हैं
उसको एक्सपांड किया जाएगा और यूके होपफुली फ्यूचर में क्वाड्रिलेटरल का एक पार्ट बन सकता है, क्वाड प्लस या समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ बना जाएगा और यूके भी इसमें शामिल हो सकता है क्योंकि जापान और यूके के रिलेशनशिप काफ़ी इम्प्रूव हो रहे हैं. देन वी हैव फाइनेंशियल न्यूज़. एक इंटरिम इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट OECD ने रिलीज़ किया है और OECD का कहना यह है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की इकोनॉमी जो है वो 12.6% ग्रोथ करेगी, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बन जाएगी FY 2022 में. चाइना जो है उस टाइम पर 11% ग्रो करेगा. क्रिसिल जो है, क्रिसिल का कहना यह है कि बेग योर पार्डन, ये क्रिसिल का कहना है भारत के लिए 11%, ये OECD का कहना है 12.6% और चाइना का फोरकास्ट जो OECD ने किया है दैट इज़ 7.8% इन FY 2022. सेबी ने 1 अक्टूबर में नया रूल निकाला था कि जो फंड मैनेजर्स हैं वो फ़ोन में बात करेंगे 9 से 3:30 बजे के, जब शेयर मार्केट चल रही है तो उस टाइम पर अगर वो बात करेंगे तो ये कॉल्स रिकॉर्ड होंगे. अब इससे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वो दूसरी बातें कुछ भी एक ऑफिस की बातें सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं तो आप फ्रीली ऑपरेट नहीं कर पाएंगे. आपके फैमिली के साथ भी अगर बात करें, वो लोकल आपके ऑफिस के नंबर पर फ़ोन करते हैं तो वो भी सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही है. तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स या फिर इन्वेस्टमेंट कंपनीज का कहना यह है कि ये इलीगल ट्रेड्स को रोकने के लिए निकाला था, लेकिन इससे पर्सनल और प्रोफेशनल स्पेसेस जो हैं काफ़ी अफेक्ट हो रही हैं. स्ट्रेटेजिक सेल टू ड्राइव डिसइन्वेस्टमेंट. सरकार अपनी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसका उनको कोई इतना ख़ास काम नहीं होता है तो उनको जब बेचती है तो रिटर्न में पैसे मिलते हैं और इन पैसों का उपयोग सरकार दूसरे किसी प्रोजेक्ट्स में कर सकती हैं. तो अनुराग ठाकुर साहब ने राज्यसभा में ये बताया है कि टिल 3 मार्च भारत सरकार को 20,627 करोड़ रुपीस मिले हैं डिसइन्वेस्टमेंट से. फिर एसेट मोनेटाइजेशन, समथिंग सिमिलर. आपके पास कोई एसेट है, फॉर एग्जांपल एक LIC, लेट्स से लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो हैं, तो उनके पास अगर कोई प्लॉट्स कहीं पर पड़े हैं, ज़मीन है, तो दैट LIC का मेन बिजनेस ज़मीन का नहीं है, इट्स इंश्योरेंस. लेकिन उनके पास सरकार ने प्रॉपर्टी खरीदी थी, वहाँ पर कुछ बिल्डिंग बनाने की बात थी लेकिन नहीं हो पाई, या फिर बिल्डिंग बनाई है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें को बेच देना, एसेट को मोनेटाइज कर देना, राइट. और फिर ये जो पैसे आते हैं उनका सही से उपयोग करना. तो अगेन जैसे मैंने आपको समझाया, तो एक वर्कशॉप कंडक्ट किया गया था और इसमें निर्मला सीतारमन जी ने बताया है कि जो मीन्स आगे जो बढ़ना है हमारी इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है, तो इसमें दोनों को, सेंट्रल, स्टेट और प्राइवेट प्लेयर्स को मिलकर काम करना होगा, तब जाकर हम ये अचीव कर पाएंगे. तो इसके लिए एसेट मोनेटाइजेशन को भी स्पीडी बनाना है. फिर अवॉइड क्रोनी लेंडिंग. चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र KV सुब्रमण्यम साहब ने ये बताया है कि जो क्रोनी लेंडिंग है, क्रोनी लेंडिंग यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो ईमानदार है, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी लोन इसलिए ले रहा है कि वो लोन वापस जल्द से जल्द या फिर टाइम पर पे करने के लिए उनका पूरा इरादा है, वो पे कर देगा. ऐसी सिचुएशन में ये होता है कि कई बार जो नेक्सस बन जाता है, बैंक जो हैं वो बैंक के ऑफिसर्स जो हैं कुछ बिज़नेस के साथ मिलकर फिर सेटिंग कर लेते हैं और फिर बिज़नेस को ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं, फिर वो पैसे वापस कभी नहीं करते, तो बैंक को एक प्रकार से चूना लग जाता है. तो इसका नुकसान किसको होता है? देश की इकोनॉमी को. और इसकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है कि जिस व्यक्ति को लोन की आवश्यकता थी, जिसको जेन्युइनली चाहिए, जो जेन्युइन क्लाइंट था, उसको आपने लोन नहीं दी तो उसका नुकसान हुआ. ऊपर से जिस व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए थी उसको दिया गया तो पैसों का नुकसान हुआ. तो ये डबल एक प्रकार से नुकसान होता है. तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ऐसा CEA ने कहा है. फिर 6,000 जितने ऐसे कंप्लायंस है, बर्डनसम कंप्लायंसेस, ये चाहिए, वो चाहिए, ये डॉक्यूमेंट्स, ये परमिशन. तो इसी 6,000 बर्डनसम चीज़ों को सेंट्रल और स्टेट लेवल पर टोटल 6,000 जितनी ऐसी प्रोसेसेस हैं, तो उसको एलिमिनेट करने का प्लान है और इससे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव किया जाएगा. 5 मिनिस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं इसे कंप्लायंसेस, जिसमें कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फाइनेंस, हेल्थ, कॉर्पोरेट अफेयर्स और माइंस, ये इंडस्ट्रीज़ में, ये मिनिस्ट्रीज़ में ये सिचुएशन हमें देखने को मिलती है. और 6,000 में से 1,500 से 2,000 जितनी जो ऐसी कंप्लायंसेस हैं वो सेंट्रल लेवल की है, बाकी की राज्यों की. इसको फेज़ वाइज 2 फेजेस में इनको एलिमिनेट किया जाएगा. एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स. ये है कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट हैं. फ्रांस लॉन्चेस फर्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज इन स्पेस.
So that's basically everything from my side. Enjoy your day. God bless you all. Jai Hind.